देन अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, which of the following statements are true regarding RBI? As per RBI Act 1934, RBI is bound to undertake the receipt and payments, ठीक है, कि RBI Act 1934 के अकॉर्डिंग क्या है कि RBI के ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो क्या करेगी, अंडरटेक रिसीट एंड पेमेंट्स एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 20 में ये सारी कुछ है कि ये आरबीआई की ऑब्लिगेशन है कि उसको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसीट हो गया, पेमेंट हो गया, ठीक है, और एक्सचेंज रेमिटेंसेस या जो भी बैंकिंग ऑपरेशन है, इसमें इंक्लूड ये भी होता है कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेथ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सब कुछ कैरी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन 21 में कहा जाता है कि आरबीआई के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, ट्रांजेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट बिजनेस को ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब कुछ कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। देन ये जो कहा जा रहा है नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई इज ऑब्लाइज टू एक्ट एज ए बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आरबीआई कर सकती है, करेगी ऐसा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को कैरी आउट किया जाता है आरबीआई के द्वारा अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। ये भी कहाँ मेंशन है, 21A ऑफ आरबीआई एक्ट। तो अभी अगर देखें तो ऐसा एग्रीमेंट जो है एग्जिस्ट करता है आरबीआई और ऑल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन सिक्किम के गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के साथ ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो लीगल प्रोविज़न है ये आरबीआई के साथ है, आरबीआई के पास राइट भी है, अधिकार भी है और ऑब्लिगेशन भी है कि उसको फंक्शन करना पड़ेगा एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोनों सही है, सो आंसर बोथ 1 एंड 2। देन अब नेक्स्ट देखते हैं 72 का आंसर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट 1934 अलाउज आरबीआई टू अपॉइंट एजेंसी बैंक। तो बिल्कुल आरबीआई एक्ट 1934 अलाउ करता है आरबीआई को कि वो अपॉइंट कर सकती है एजेंसी बैंक्स को, ठीक है। तो आरबीआई जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई क्या करती है, कैरी आउट करती है जनरल बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, गवर्नमेंट का अपने ऑफिसेज के थ्रू या कमर्शियल बैंकिंग के थ्रू, चाहे पब्लिक और प्राइवेट हो, ठीक है, दोनों के थ्रू हो सकता है। और अपॉइंट करती है अपना एजेंट भी, जिसको कहा जाता है एजेंसी बैंक, ठीक है। तो सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कि अपॉइंटमेंट किया जा सकता है एजेंट्स को, ठीक है, एट ऑल प्लेसेस, कहीं भी एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है या किसी भी प्लेस में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को एज ए एजेंट जो है अपॉइंट किया जा सकता है, ये बात आपको याद रखना है। देन इसमें एक और क्या है कि शेड्यूल पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन एक्ट एज एजेंसी बैंक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो शेड्यूल फाइनेंस बैंक, शेड्यूल पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है एक्ट कर सकती है एज ए एजेंसी बैंक, ठीक है। पहले था क्या कि जो है शेड्यूल पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है नहीं अलाउ था एज ए एजेंसी बैंक, लेकिन आरबीआई ने अलाउ कर दिया है इसको भी, शेड्यूल पेमेंट बैंक्स को और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पहले अलाउ नहीं था लेकिन अब अलाउ है। देन कहा जा रहा है ओनली दोज प्राइवेट बैंक्स विच आर ऑफ सर्टेन साइज आर अलाउड टू एजेंसी बैंक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ जो बिग प्राइवेट बैंक्स थे उनको अलाउ किया जाता था, लेकिन अभी कोई भी शेड्यूल कमर्शियल प्राइवेट बैंक जो है एजेंसी बैंक के रूप में एक्ट कर सकती है। अभी साइज के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, 1 एंड 2 होगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो भी गवर्नमेंट बैंकिंग डिवीजन है आरबीआई का या ब्रांचेज है एजेंसी बैंक का, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट के द्वारा, ठीक है, ताकि वो कैरी आउट करे गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन को। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो आपको याद रखना है कि जो भी डेजिग्नेटेड ब्रांच होता है एजेंसी बैंक का, सिर्फ वही कंडक्ट कर सकती है बैंकिंग बिजनेस को, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेज होता है एजेंसी बैंक का, सिर्फ वही कंडक्ट कर सकती है गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस को। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस को हर किसी एजेंसी बैंक को तो नहीं दिया जा सकता ना, या उसके ब्रांचेस को। तो यही कहा जा रहा है कि डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ एजेंसी बैंक कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिंग एज ए बैंकर टू बैंक्स। ठीक है, आरबीआई जो बैंकर टू बैंक्स की तरह एक्ट करती है, तो देखते हैं कौन कौन सा फंक्शन है जो कि हमें बताता है कि हाँ आरबीआई बैंकर टू बैंक्स की तरह एक्ट कर रही है। तो सबसे पहला क्या है, इनेबलिंग बैंक्स टू मेंटेन दियर अकाउंट्स विद आरबीआई फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आरबीआई इनेबल करती है बैंक को कि बैंक अपना करंट अकाउंट ओपन करे बैंक के साथ। ठीक है, और मेंटेन करे किसको, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, तो ये कर सकती है, तो इसलिए ये करेक्ट है बिल्कुल। देन दूसरा क्या कहा जा रहा है, इनेबलिंग सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि आरबीआई कॉमन बैंकर की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, डिफरेंट बैंकों के लिए, ताकि वो इनेबल कर सके, वो सेटलमेंट कर सके, जो भी इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड होता है तो वो किया जा सके, तो आरबीआई ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो ये सेकंड भी सही है, इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तीसरा कहा जा रहा है, आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू द बैंक। तो आरबीआई डेफिनेटली शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस जो है प्रोवाइड करती है बैंक को स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो ये भी सही बात है। ठीक है, आरबीआई लेंडर ऑफ ए लास्ट रिजॉर्ट की तरह एक्ट करती है जब बैंक के पास, बैंक की हालत खराब हो जाती है, क्या होता है, बैंक रन सिचुएशन हो जाता है। तो बैंक रन सिचुएशन क्या होता है, जब हर कोई चाहता है कि वो अपना पैसा जो है बैंक से वापस ले। ठीक है, इससे पहले कि बैंक पूरा कंगाल हो जाए और उनका रिजर्व वो दे ना सके, वो हमारा पैसा हमें मिल ना सके, तो सब लोग क्या करना शुरू करते हैं, अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं। तो उन सारे केसेस में आरबीआई क्या करते हैं, हेल्प करती है बैंकों को। तो एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो ऑल ऑफ द अबव सारे सही हैं। अब देखते हैं 74। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक्स। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से ही क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो इट इज़ डन टू प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ बैंक्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो डेफिनेटली ये तो किया ही जाता है ताकि जो भी डिपॉजिटर्स है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि डिपॉजिटर्स जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है बैंक में, उनका सारा पैसा ही डूब गया। ठीक है, देन दूसरा कहा जा रहा है, इट डज आरबीआई डज इट ओनली इफ द ट्रबल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द मार्केट एंड फ्रॉम द आरबीआईज रेगुलर लिक्विडिटी फैसिलिटीज लाइक लेफ एंड एमएसएफ। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको जहां से जितना रिसोर्स मिल सकता था, जहां से लोन मिल सकता था, या आरबीआई से भी जो भी रेगुलर लिक्विडिटी फैसिलिटीज है, जैसे लेफ मिल सकता था, लेफ के बाद फिर एमएसएफ भी ले लिया, तो अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो आरबीआई तब उस केस में हेल्प करेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा करेगी आरबीआई। देन टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, तो डेफिनेटली कि बैंक का हेल्प क्यों करेगी, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है बैंक में बना रहे। तो ये सारी की सारी बात सही है। ठीक है, आरबीआई रेस्क्यू करने के लिए कब आती है बैंकों को, जब बैंक सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक अभी पूरा बैंकरप्ट हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन टेम्परेरी लिक्विडिटी फंड्स प्रॉब्लम बैंक फेस कर रहा है, तो उसको जो है लिक्विडिटी की ज़रूरत है, और कोई अब चाह ही नहीं रहा है कि उस बैंक को क्रेडिट दे, तब फिर आरबीआई फैसिलिटी देगी ताकि जो भी डिपॉजिटर्स है जिन्होंने अपने पैसे को जमा कर रखा है उसके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और फेलियर ना हो जाए, ये बैंक बंद ना हो जाए, फेलियर ना हो जाए। ठीक है, तो इसी से अगर फेल हो जाता है कोई भी बैंक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो नुकसान पहुंचता ही है, तो इसीलिए आरबीआई इंश्योर करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि आरबीआई प्रोवाइड करती है इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस, कब करती है, जब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ट्रबल में है और जो उसने एग्जॉस्ट कर लिया है सारा जो भी चीज़ें थी। ठीक है, जैसे कि लेफ एमएसएफ, तब तो इसलिए ये भी सही है, ये हम देख चुके हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर है। देन अब देखते हैं 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, फिर से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे ही है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इट इज़ प्रोवाइडेड टू बैंक विच हैव बिन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को कि अगर बैंकरप्ट हो जाए, अगर बैंकरप्ट हो ही गया, कंगाल हो ही गया, तो अब क्या बचाएगी। ठीक है, आरबीआई, तो यहाँ आरबीआई इंटरवीन नहीं करती है। ठीक है, आरबीआई प्रोवाइड फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड, नहीं, आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए फंड नहीं प्रोवाइड करेगी। आरबीआई प्रोवाइड्स फंड्स अगेंस्ट कोलेटरल एंड एट ए पीनल रेट। तो हाँ, आरबीआई अगर फंड प्रोवाइड करेगी तो कोलेटरल और पीनल रेट पे ही करेगी, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है,
तो 75 का ये दोनों ही जो है गलत होगा। हमने देखा था कि जब बैंक सॉल्वेंट रहेगा मतलब बैंक रप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आरबीआई इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस किसको देती है, कैसे बैंक को देती है, जो स्ट्रेस्ड है, सॉल्वेंट है, टेम्परेरी लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रॉब्लम, टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, ठीक है। अगर बैंक रप्ट हो जाए तब नहीं। हमने यही देखा कि वो पहले जो भी एग्जॉस्ट, जो भी कहीं और से लोन ले सकता है, कुछ ले सकता है, वो सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है और किसी से लोन नहीं ले सकता। आरबीआई का लेफ भी खत्म हो गया, एमएसएफ भी ले चुका है, तब जाकर के लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह आरबीआई हेल्प करेगी, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो है कोई ना कोई कोलेटरल यहाँ होना चाहिए और पीनल रेट वगैरह यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और यहाँ जो देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाएगा जो भी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सपोर्ट है, तो क्या ये लंबे टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं, यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा 90 डेज के लिए। कितने टाइम के लिए? 90 डेज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और बैंक रप्ट जब हम कहते हैं तो बैंक रप्ट का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर अब जो है बैंकरप्सी ऑर्डर और जजमेंट पास कर दिया गया है, और जब भी किसी बैंक को बैंकरप्ट मान लिया जाता है, ठीक है, तो आरबीआई जो है किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन जो है अब नहीं देगी एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पार्ट ऑफ आरबीआई एक्टिंग एज ए बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब ये समझते हैं कि जो ये आरबीआई का फंक्शन है कि वो एक्ट करेगी कैसे, बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या क्या होगा देखते हैं। तो इसमें आरबीआई क्या क्या कर सकती है, तो इसमें कहा जा रहा है आरबीआई मेंटेन्स द अकाउंट फॉर द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, आरबीआई मेंटेन करेगी, ठीक है, अकाउंट बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स के लिए, ठीक है, ये सारा सही है। देन आरबीआई एक्ट्स एज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ऐसा कोई मॉनेटरी और बैंकिंग रिलेटेड मैटर होगा तो आरबीआई जो है क्या करेगी, एडवाइस देगी, ठीक है। देन एडवाइस तो दे ही सकती है। देन आरबीआई प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस टू द गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली आरबीआई वेज एंड मीन्स एडवांसेस गवर्नमेंट को देगी। नेक्स्ट चौथा वाला देखते हैं हम, 4th नंबर, आरबीआई फ्लोट्स लोन एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको समझते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर पार्ट ऑफ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। की आरबीआई बैंकर कब है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंकर तो नहीं है ना इस वाले केस में। यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है लोन को और मैनेज कर रही है उनको ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो जब आरबीआई ऐसा कर रही है तो आरबीआई क्या है, डेब्ट मैनेजर है गवर्नमेंट का, बैंकर तो नहीं है इस केस में, इसीलिए ये वाला गलत है। इस केस में हम आरबीआई को कहेंगे डेब्ट मैनेजर, ठीक है, बैंकर नहीं कहेंगे इस केस में। इसीलिए आंसर होगा इसका 1, 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि हाँ बैंकर वाला रोल है, ये वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड को मैनेज करेगी, ठीक है। देन ये वाला जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि आरबीआई कैसे एक्ट करेगी, एज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स। तो यस डेफिनेटली इसमें भी बैंकर है, वेज एंड मीन्स प्रोवाइड कर रही है तो बैंकर है। और जब आरबीआई फ्लोट कर रही है लोन को और मैनेज कर रही है उनको गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो ये डेप्थ मैनेजर है कि आरबीआई क्या कर रही है, गवर्नमेंट के डेप्थ को मैनेज कर रही है। देन देखते हैं 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोटिस मनी, ठीक है, नोटिस मनी से रिगार्डिंग चीज़ें देखते हैं। तो इट इज़ ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर ओवरनाइट लेंडिंग। तो नोटिस मनी को, किसको, कॉल मनी को ओवरनाइट लेंडिंग के लिए दिया जाता है, नोटिस मनी को तो नहीं दिया जाता है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया, क्योंकि कॉल मनी को दिया जाता है ओवरनाइट लेंडिंग के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉल और नोटिस मनी मार्केट क्या है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये इंडियन मनी मार्केट का, ठीक है। और कॉल मनी मार्केट में क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो भी होता है ओवरनाइट बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है, मनी मार्केट में होता है। और ये जो हम कह रहे हैं नोटिस मनी, तो नोटिस मनी का टाइमलाइन क्या है, 2 to 14 डेज है, कितना है, 2 to 14 डेज, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। देन दूसरा, इट इज़ इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, किसको इशू किया जाता है, कमर्शियल बैंक के द्वारा और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये सही बात है, कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही इशू किया जाता है, दूसरा नंबर सही है। देन तीसरा क्या कहा जा रहा है, इट इज़ जनरली अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, ये बात को याद रखना है कि ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसीलिए 77 का आंसर होगा सी, ठीक है, 2 ओनली।
और जो भी पार्टिसिपेंट है कॉल और नोटिस मनी मार्केट में करंटली ये लोग कौन होते हैं, इंक्लूड कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, कौन होंगे, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव्स बैंक्स होंगे, ठीक है, और प्राइमरी डीलर्स होंगे, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स होगा। और ये चीज़ आपको याद रखना कि सिक्योर्ड नहीं है, ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं, जो कमर्शियल बैंक्स है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो यही इशू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे कॉल और नोटिस मनी में, तो यही सारे लोग होंगे, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स होंगे, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ म्यूचुअल फंड भी होंगे। अब इसमें क्या सारे म्यूचुअल फंड्स नहीं, सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इसीलिए इसका आंसर होता है 2। अब देखते हैं 78। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड डेथ इंस्ट्रूमेंट है, तो बिल्कुल सही बात है, कमर्शियल पेपर जो है अनसिक्योर्ड डेथ इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो बिल्कुल ये कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और NBFC इशूज़ कमर्शियल पेपर, ठीक है, तो NBFC इशू करती है कमर्शियल पेपर को, NBFC भी इशू करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। कमर्शियल पेपर है क्या, ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसको इशू किया जाता है प्रॉमिसरी नोट की तरह। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई प्रॉमिसरी नोट है, तो प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है कि प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, कि हम आपको फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है। और जो ओरिजिनल इसका टाइम पीरियड होता है तो ये 7 to 1 ईयर होता है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, 7 to 1 ईयर होता है, ठीक है। और जो NBFCs है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे NABARD, SIDBI, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे कि PSUs वगैरह हो गया, और अदर कंपनीज जो है वो भी क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है ताकि वो रेज कर सके पैसों को, ठीक है, मनी मार्केट में। तो इसीलिए ये तीनों सही होता है। तो आपको कमर्शियल पेपर में ये याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 79। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो अब ये कमर्शियल पेपर के बारे में था, अब हम पढ़ रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये नेगोशिएबल, ट्रेडेबल, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये सिक्योर, उसका दूसरे में यही पूछा जा रहा है कि ये क्या है, इट इज़ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक्स, तो ये भी अनसिक्योर्ड है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी क्या है, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। ये नेगोशिएबल, ट्रेडेबल और अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू किया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा और कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे NHB और SIDBI के द्वारा। लेकिन याद रखना है मोस्टली बैंक्स के द्वारा। और मैच्योरिटी कितना होता है, अप टू 1 ईयर तक होता है, ठीक है, अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड एट द बैंक। तो याद रखना है कि जो है ये कितने टाइम का होता है, 1 साल का होता है, ठीक है, अप टू 1 ईयर तक हो सकता है। और ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सही है, ठीक है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका आंसर है D। तो ये बात आपको याद रखना कि अगर कोई भी बैंक 100 रुपीज़ जो है एज ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है इशू कर रही है, ठीक है, क्यों कर रही है, ताकि उसको रेज करना है, उसको पैसा चाहिए, मनी चाहिए मार्केट से, इसलिए ये ऐसा करेगी। इसमें एक और बात याद रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है इसका यूज़ किया जाता है मनी को रेज करने के लिए मनी मार्केट से, ठीक है। और एक जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है जब इंडिविजुअल्स को मिलता है, जब वो फिक्स डिपॉजिट अपना बैंक में रखवाते हैं, वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट अलग होता है, वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट ट्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है। देन अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट्स, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के। लेकिन ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। और ये तीनों शॉर्ट टर्म होते हैं, लेस देन 1 ईयर। तो हम देखते हैं मनी मार्केट में जो है लेस देन 1 ईयर वाला होता है, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही यही होता है कि ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है और ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसको जो है जल्दी से बेचा और ख़रीदा जा सकता है। तो इसीलिए कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इनका मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है और मनी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। और ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है इसका मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है और इसको ट्रेड नहीं किया जाता है मनी मार्केट में। देन अब देखते हैं 80, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। जब मर्जर होगा और एक्विजिशन होगा कमर्शियल बैंक का, मे रिक्वायर अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज, किसका अप्रूवल चाहिए होगा इस केस में।
आरबीआई का या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? तो इसका आंसर देखा जाए कि अगर जब मर्ज किया जा रहा है या एक्विजिशन हो रहा है कमर्शियल बैंक का, तो अप्रूवल दोनों का चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फेयर ट्रेड रेगुलेटर है। ये बेसिकली कंपटीशन पार्ट को देखती है कि उनका बिहेवियर जो है कैसा है मार्केट में और कंज्यूमर के साथ कैसा है, मतलब फेयर होना चाहिए, फेयर ट्रेड रेगुलेटर है। और आरबीआई जो बेसिकली क्या देखती है, जो प्रूडेंशियल एस्पेक्ट देखती है, सेक्टर रेगुलेटर है, वो बैंक के हेल्थ के साथ कंसर्न होता है कि बैंक का हेल्थ कैसा चल रहा है। तो अगर जब भी कोई मर्जर एमलगमेशन एक्विजिशन ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तो जो भी मर्जर एमलगमेशन एक्विजिशन होगा तो उसका कंबाइंड एसेट वैल्यू जो है, अगर जब भी मर्जर वगैरह हो रहा है तो मर्जर होने के बाद अगर कंबाइंड वैल्यू 1000 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है कंबाइंड वैल्यू मर्जर के बाद 1000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और जो टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर या सेल कितना हो रहा है, अगर 3000 करोड़ हो रहा है, ठीक है, तब जो है अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के अंदर, तो इस एक्ट के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है कि हाँ ठीक है, आपको इस तरीके से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब गवर्नमेंट को लगेगा कि ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तब। लेकिन आरबीआई और जो उसके एसोसिएट हैं, जब वो मर्ज हुए, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेव ऑफ कर दिया कि ठीक है आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो जब एसबीआई जो है एक्वायर कर रही थी स्टेक येस बैंक का, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया जो है कि आपको सीसीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब 82 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB के बारे में है, जो कि कब बना है, 2022 में बना है, तो उसके बारे में तो कहा जा रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ PSBs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो डेफिनेटली इसीलिए बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, तो ये करेक्ट है। तो अब इसको समझते हैं कि ये किसने रिकमेंड किया था। तो पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि किस तरीके से जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के गवर्नेंस को हम इम्प्रूव कर पाए। तो उसकी वजह से तो गवर्नमेंट ने फिर अपॉइंट किया क्या, ऑटोनोमस एक बॉडी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को लेकर आए थे, ठीक है। देन बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर दिया गया था किसके द्वारा, FSIB, ये जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB है, इसके द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था। कब? 2022 में। तो इसका फंक्शन क्या है, तो जो ये बैंक बोर्ड्स ब्यूरो कर रहा था, ठीक है, वो सारा फंक्शन इसके पास आ गया। तो देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। ये रिकमेंड कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, किसी भी पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए एज होल टाइम डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, ठीक है, ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स में। तो यहाँ पे इनका यही सारा फंक्शन है कि ये अपॉइंटमेंट करेंगे जो भी हेड है ना पब्लिक सेक्टर बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके कई सारे और फंक्शन हैं, तो हम डिटेल से इसके बारे में देख लेते हैं, देन हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको सेटअप किया गया था किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था। और कब किया गया था, 2022 में किया गया था। यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो याद रखना है आपको कि इसको FSIB को लाया जाता है पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। मेन फंक्शन क्या है FSIB का, अपॉइंटमेंट रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हो गया, ठीक है, PSBs में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स में। एडवाइजरी रोल रहेगा सर्विस मैटर में, ये एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद बोर्ड लेवल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा, एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को सूटेबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो PSBs, FIs के लिए या PSIs के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह ये सजेस्ट करेंगे, सूटेबल अप्रेजल सिस्टम होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए या जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स के लिए। देन डेटाबेस क्रिएशन, तो ये मेंटेन करेंगे डेटा बैंक, ठीक है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, किसका, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, या PSIs का। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, ये एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि फॉर्मुलेट किया जाए या
इन्फोर्स किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट को या इथिकल स्टैंडर्ड जो है किसके लिए, होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए पीएसबीज में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए ये एडवाइस करेंगे कि सूटेबल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है होना चाहिए मैनेजमेंट पर्सनल के लिए। बिजनेस स्ट्रैटेजी सपोर्ट भी ये दे प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे पीएसबीज को, एफआईज को, एनपीएसआईज को, ताकि डेवलप किया जा सके क्या, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कैपिटल रेजिंग प्लान्स जो है ये सारी चीज़ें बताएंगे। और कुछ और भी चीज़ें हैं ये प्रिपेयर कर सकते हैं, पैनल और प्रोसेस किसी भी बैंक के लिए, एफआईज के लिए या इंश्योरेंस के लिए अगर गवर्नमेंट ने रेफ़र किया तो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो FSIB का बेसिकली क्या काम है कि ये सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन्स को, और अप्रूवल जो है किसके द्वारा दिया जाता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो FSIB क्या करते हैं, जब ये सेलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन्स को तो अप्रूवल दिया जाता है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, ACC के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने पहला देख लिया कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ PSBs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स PSBs इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, ठीक है, कि ये PSBs को हेल्प करते हैं ताकि वो डेवलप कर सके स्ट्रैटेजी और कैपिटल रेजिंग प्लान्स। तो हमने देखा कि डेफिनेटली ये तो फंक्शन है ही इसका, ठीक है। तीसरा कहा जा रहा है इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, 1 and 2, ठीक है। 82 का आंसर है B, 1 and 2। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, देन हमने जो FIs की बात करी, तो FIs क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि नाबार्ड हो गया, NHB हो गया, SIDBI हो गया, एक्जिम्स हो गया, तो इनके बारे में जब हम FIs कह रहे हैं ना तो ये वही है फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। देन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड। फिर से FSIB के बारे में ही क्वेश्चन है। तो यहाँ कहा जा रहा है इट सेलेक्ट्स द चीफ ऑफ LIC, नाबार्ड एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हमने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा कि हाँ ये ऐसा करते हैं, यही तो उनका फंक्शन है। देन द पर्सन सेलेक्टेड बाय FSIB रिक्वायर अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो डेफिनेटली ये सही है कि हमने इस चीज़ को पढ़ा कि जैसे ही FSIB सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्टर्स और चेयरमैन को, तो फिर ये अप्रूवल के लिए जो है भेजेंगे किसके पास, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के पास जो है ये भेजेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होता है C, बोथ 1 and 2। देन अब देखते हैं 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू डिपॉजिटर्स बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऑल कमर्शियल बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव टू रजिस्टर टू DICGC फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू डिपॉजिटर्स। तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। देन दूसरा, RBI इनकर्स द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन, नहीं, RBI क्यों इनकर करेगी। दूसरा, गवर्नमेंट इनकर्स द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन, गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। चौथा क्या कहा जा रहा है, DICGC प्रोवाइड्स इंश्योरेंस ओनली इन केस ऑफ बैंक हैज़ गॉन बैंकरप्ट। हमने पहले ही पढ़ा था कि जब बैंकरप्ट हो जाएगा उस केस में नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या है, 1 ओनली। तो ये भी जो है गलत है। तो RBI ने क्या किया है, सेटअप किया है इसको, किसको, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को सेटअप किया है। ये RBI की 100% सब्सिडरी है। आखिर क्यों सेटअप किया है, ताकि जो है जो भी स्मॉल डिपॉजिटर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर बैंक फेलियर हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाता है, तो उस केस में प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो DICGC जो है ये प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवर एलिजिबल बैंक्स डिपॉजिटर को, कितना, 5 लाख तक का, 5 लाख तक का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर जो है यहाँ मिल रहा है, जितना भी एलिजिबल बैंक डिपॉजिटर है, ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंबाइंड होगा पर डिपॉजिटर पर बैंक, ठीक है। 5 लाख तक जो है इंश्योरेंस कवर होता है। तो ये जो DICGC एक्ट है 1961 का, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जितना भी
कमर्शियल बैंक है, ऑल कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे ऑल देख के एक्सट्रीम सोच के काट नहीं देना है, डेफिनेटली जितना भी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड दोनों, तो यहाँ पे ये या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, तो उनको जो है वो उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इंश्योर्ड बैंक के रूप में, ठीक है। और जितना भी इंश्योर्ड बैंक है तो वो क्या करेगा, वही पे करेगा प्रीमियम DICGC को। यहाँ पे RBI, ये जो हमने देखा था कि यहाँ पे प्रीमियम कौन पे करेगी, RBI या गवर्नमेंट, नहीं, ये गवर्नमेंट और RBI का काम नहीं है, ये किसका काम है, जो बैंक है, जो भी इंश्योर्ड बैंक है वही पे करेगी DICGC को जो है, ठीक है, प्रीमियम। तो रूल जो भी है, एज पर रूल्स क्या है, जो भी प्रीमियम कॉस्ट होगा ये बॉन्ड किया जाएगा बैंक के द्वारा खुद ही। ऐसा नहीं है कि डिपॉजिटर जिसको पे करेंगे, नहीं, डिपॉजिटर नहीं, बैंक खुद ही इसको पे करेंगे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। देन और क्या चीज़ है कि जो भी डिपॉजिट है फॉरेन गवर्नमेंट का या डिपॉजिट सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो है ये कवर नहीं होता है, ये इंश्योरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे जनरली अगर हम देखें तो यहाँ किसको फ़ायदा मिल रहा है, तो जनरल पब्लिक को फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। ऐसा फॉरेन गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, या इंटर बैंक डिपॉजिट के केस में ऐसा कोई कवर्ड नहीं है, कोई इंश्योर्ड नहीं है। और ये जो चौथा कंडीशन है कि जब बैंक करप्ट हो जाएगा तब करेगी, तो अगर कोई बैंक जो है ऐसा तब करेगी हेल्प जब वो बैंकरप्ट नहीं हुआ है, बस वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, RBI ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है या मोराटोरियम लगा दिया है कि आप जो है अपने डिपॉजिट को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ऐसा RBI करती है ताकि अगर लोग विड्रॉल नहीं करेंगे तो बैंक का कंडीशन कुछ इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इस केस में तब जो है DICGC जो है क्या करेगी, पे करेगी, डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपीज़ पे कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख, और उससे कम अगर आपका उससे कम पैसा है तो उससे कम देगी, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 लाख जो है पे करेगी, और ये डिपेंड करेगा आपके अकाउंट में क्या है विद इन 90 डेज। तो ये भी कितना दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर। तो यहाँ पे एक मेजर इशू था, जो भी डिपॉजिटर था तो उनको ये जो है डर लग रहा था कि अगर हम अपना पैसा जो है डिपॉजिट करेंगे तो कुछ फ्रॉड हुआ या कोई चीज़ हुआ या बैंक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है तो उस केस में हमारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब इसके लिए क्या है, इसी सारी चीज़ों के लिए DICGC एक्ट को जो है 2021 में इसको अमेंड किया गया है, और ये 5 लाख वाला जो है चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 ओनली, और ये तीनों गलत है। देन 85 देखते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग चीज़ों को समझते हैं अब कि पेमेंट बैंक क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दे कैन ओपन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट्स विथ बैंक। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी तरीके का जो है टाइम डिपॉजिट यहाँ पे नहीं होगा। वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, सेविंग या करंट, लेकिन सिर्फ 2 लाख तक ही, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है दे आर सेटअप एज डिफरेंशिएटेड बैंक, सही बात है। दे में एक्ट एज ए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस फॉर अदर बैंक, ओके, करेक्ट है। उसका दे विल प्रोवाइड पेमेंट्स, रेमिटेंसेस, सर्विस टू माइग्रेंट लेबर वर्क फोर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, डेफिनेटली ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, 2, 3 एंड 4 है। सो देखते हैं कि आखिर पेमेंट बैंक को सेटअप क्यों किया गया, ठीक है। तो पेमेंट बैंक को सेटअप इसलिए किया गया ताकि क्या लाया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके, इसीलिए पेमेंट बैंक को सेटअप किया गया, ठीक है। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। क्या क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट और रेमिटेंसेस सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ठीक है, माइग्रेंट लेबरर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। लो इनकम हाउस होल्ड को, जो स्मॉल बिजनेसेस है या जो अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसलिए पेमेंट बैंक को सेटअप किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फीचर है, तो यहाँ एक्सेप्टेंस किस चीज़ का होगा, डिमांड डिपॉजिट का होगा, सेविंग और करंट का, अप टू 2 लाख ओनली। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला है ना कि इसमें टाइम डिपॉजिट है, पर इसमें टाइम डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट होगा। और एक बात और याद रखना कि कोई लेंडिंग एक्टिविटी नहीं होगी इसमें, ठीक है, लोन वगैरह नहीं दिया जाएगा, लेंडिंग एक्टिविटी नहीं होगा। यहाँ पे ATM और डेबिट कार्ड तो दिया जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई लोन नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एटीएम दिया जाएगा, डेबिट कार्ड दिया जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी पेमेंट्स और रेमिटेंसेस सर्विस है तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कैसे एक्ट करेगा? एक्टिंग एज ए बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस ऑफ अनदर बैंक, ठीक है। बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस की तरह ये एक्ट करेगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि ये एक्ट करेगा एज ए बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट फॉर द अदर बैंक्स, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, लाइक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो पेमेंट बैंक है तो क्या इनको CRR और SLR रखने की ज़रूरत है? तो हाँ, इनको भी CRR और SLR रखने की ज़रूरत है। और जो टोटल डिपॉजिट है पब्लिक का, तो उसको फिर क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और जो भी डिपॉजिट किया जाएगा अदर कमर्शियल बैंक में, ठीक है। यहाँ पे कोई लेंडिंग जो है अलाउ नहीं है। तो बैंक क्या करते हैं? पैसा लेकर के लेंड ही तो करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे लेंडिंग अलाउ नहीं है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो जो भी टोटल डिपॉजिट है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और डिपॉजिट कर दिया जाएगा किसी अदर कमर्शियल बैंक में, क्योंकि यहाँ लेंडिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि पेमेंट बैंक में अगर आपका पैसा है, डिपॉजिट है, तो वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक को जो है कैसे सेटअप किया गया था? जो डिफरेंशिएटेड बैंक होता है उसी डिफरेंशिएटेड बैंक के कैटेगरी में ही सेटअप किया गया था, उसी ताकि वैसा ही नीश इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके, ठीक है। और जो भी डिफरेंशिएटेड बैंक्स है तो उसका क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है कि हो सकता है कि ज्योग्राफी के बेसिस पे है या ऑपरेशन के बेसिस पे है या ज्योग्राफी और ऑपरेशन दोनों के बेसिस पे है, ठीक है। और जो अगर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएटेड बैंक, तो इसका अपोजिट क्या है? तो इसका अपोजिट हो गया यूनिवर्सल बैंक, क्योंकि डिफरेंशिएटेड बैंक में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो पेमेंट बैंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि लेंडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट है। एटीएम डेबिट कार्ड मिलेगा लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। पेमेंट बैंक एक्ट करता है बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट की तरह, ठीक है। ये यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 86, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट अलाउज डिमांड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट बोथ। तो इसमें भी गलत है, ठीक है, कि ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है यहाँ पे, तो यहाँ 1 जो है क्या है? गलत है। देन दूसरा, इट अलाउज सेविंग एंड करंट अकाउंट बोथ, तो ये सही है। और ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2 and 3। तो जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और ये डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ये क्या है? पेमेंट बैंक है, और ये एक्सेप्ट करता है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। क्या है ये? पेमेंट बैंक, और ये एक्सेप्ट करता है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को। ये बात याद रखना है। ये जो फिक्स डिपॉजिट वाला है, फिक्स डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। और करंट और सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके थ्रू क्रिएट किया है एक होली कंप्लीटली ओन्ड PSUs, ठीक है। और इसका काम क्या है? PSU मीन्स जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, और काम यही है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो सिंपल, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यस डेफिनेटली है। यहाँ सेविंग और करंट अकाउंट है, हाँ है। फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है।